हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी बात करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें डीएनए की बात कर रहे हैं, किया जा रहा है। डीएनए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की लेंथ यूजुअली नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं इस पर डिफाइन किया जाता है। दैट इज इसकी लेंथ, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं। और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर, ये बेस पेयर कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर होता है ये कहा जाता है बेस पेयर। बेस पेयर, एक बेस पेयर का लेंथ याद रखिएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम है। क्या करें, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेग नोन एज 5174 has 5386 बेस पेयर। तो कह रहा है जो बैक्टीरियोफेग 5174 है, इसे 5386 बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नीट में कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा, एक तो डायरेक्ट दे देगा, जैसे पूछ रहा है कि लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने बेस पेयर हैं, इशर्सिया कोलाई में कितने बेस पेयर हैं। और अब उसको टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एमसीक्यू में मैच द कॉलम टाइप में कर देते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा। इशर्सिया कोलाई हैज 4.6 into 10⁶ बेस पेयर। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए हैज 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। और ध्यान रखिएगा 1 बेस पेयर इक्वल टू कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसकी डायमीटर, डीएनए की डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। इसका 1 टर्न जो कंप्लीट होता है इसमें 10 बेस पेयर होता है। 1 टर्न में 10 बेस पेयर होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट टर्न 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, इसकी लेंथ होती है। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, नीट का ही कर रहा है। 1 टर्न हेलिक्स इन बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, नीट 2006 में पूछा था कि डीएनए के बीटा फॉर्म के 1 टर्न में 1 टर्न का हेलिक्स कितना होता है। अभी हम पढ़े 1 टर्न कितना होता है, तो इसका आंसर है 3.4 एंगस्ट्रॉम। आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive बेस पेयर इज 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.34 into 10⁻⁹ मीटर। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज 6.6 into 10⁹ बेस पेयर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए। तो इसे पूछ रहा है कि डीएनए का लेंथ कितना है। तो सिंपल कह रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर का लेंथ कितना है, 0.34 नैनोमीटर। देखिए आपको नीट 2020 का क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन भी इजी कर दिया था। तो कह रहा है क्या रहा है कि 0.34 नैनोमीटर कितना है, 2 बेस पेयर का के बीच का लेंथ है। और कितने बेस पेयर है उसमें, 6.6 into 10⁹ बेस पेयर है। तो टोटल लेंथ निकाल लीजिए। लेंथ क्या हो गया, n इंटू लेंथ ऑफ बेस पेयर, लेंथ ऑफ बेस पेयर n कितना हो गया, n कितना है 6.6 into 10⁹ मल्टीप्लाइड 0.34 into 10⁻⁹। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 6.6 into 0.34, इतने मीटर इसका लेंथ हो गया। दैट इज कितना हो गया, 0.344, 4 से 24, 2 3 से 18, 204, तो 204, 2244, 22.44 मीटर इसका लेंथ हो गया। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.11 नैनोमीटर, व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। अब इस पे आ जाइए, 2022 का क्वेश्चन है
कि डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ 1.11 नैनोमीटर है और इसमें कितने बेस, तो कह रहा है इसमें कितने बेस पेयर है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर, तो बेस पेयर इक्वल टू कितना हो गया, लेंथ अपॉन एक बेस पेयर का लेंथ कितना हो गया 0.34 इंटू 10⁻⁹। अब लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हो 1.11, तो 1.11 डिवाइडेड 0.34 इंटू 10⁻⁹, अप्रोक्सीमेटली 3 बार में कट गया, दैट इज कितना हो गया 3 इंटू 10⁹, इतने बेस पेयर हैं। सो इजी क्वेश्चन। अब इसमें मैच द कॉलम, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। अब देखिए आगे ना, बैक्टीरियोफेज 5x174, इसमें कितने हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा कितना 48,502, इसमें 5836, हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए कितना 3.3 इंटू 10⁻⁹, ये कोलाई हो गया, मैच द कॉलम, दैट्स ऑल। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा विशेष रूप से प्रैक्टिस कीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसकी बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। देखिए, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए क्या है, एक तो पहले एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, क्या है फॉस्फेट ग्रुप होगा, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ इसमें फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फिर एक नाइट्रोजेनस बेस है, नाइट्रोजेनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजेनस बेस होता है, और शुगर मॉलिक्यूल। तो कह रहा है क्या, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजेनस बेस, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, जैसे है ना, देखिए एक आपका ये पूरा हो रहा है, एक आपका ये पूरा हो रहा है, फिर आपका एक यहाँ हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग ये पूरा हो रहा है, इसको पकड़िए। तो कह रहा है कि वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें काफी सारे न्यूक्लिक एसिड्स हों, मतलब फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स से बने कंपाउंड्स हों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कर रहा है, लेट अस recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या हो गया, डीएनए और आरएनए। तो पहले ध्यान रखिएगा, डीएनए एंड आरएनए आर व्हाट, तो डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, टिपिकल न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग टिपिकल न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजेनस बेस, देखिए आपका ये नाइट्रोजेनस बेस हो गया, एक फॉस्फेट चेन हो गया, और एक शुगर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजेनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, 3 बेसिक कंपोनेंट होता है। कौन कौन, एक पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजेनस मॉलिक्यूल। नाइट्रोजेनस बेस, अब पेंटोस शुगर 2 तरह का हो सकता है, या तो राइबोस होगा या डी राइबोस। उसमें कौन सा पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, कौन सा पेंटोस शुगर है, इस आधार पर वो क्लासिफाई होगा कि वो डीएनए है या आरएनए है। अगर उसमें राइबोस पेंटोस शुगर है, कौन सा नाइट्रोजेनस बेस पेंटोस शुगर, अगर उसमें राइबोस पेंटोस शुगर है तब तो वो आरएनए हो गया, और अगर उसमें डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है तो वो डीएनए होगा। अच्छा, एक फॉस्फेट ग्रुप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजेनस बेस अगेन। तो पेंटोस शुगर 2 तरह का हो गया, कौन कौन, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। उसी तरह से नाइट्रोजेनस बेस भी 2 तरह का, प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन और
पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब पहले हम लोग समझते हैं कि प्यूरिन क्या है। प्यूरिन क्या है, ये पहले इसको बेस से थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्यूरिन्स क्या है, फिर हम बात करेंगे। जस्ट ए मिनट। हम लोग बात करेंगे प्यूरिन क्या है, इसकी बात करते हैं। राइट, चलिए प्यूरिन की बात करते हैं। प्यूरिन दो तरह के दो तरह के हम लोग पेंटोस शुगर की बात, नाइट्रोजनस बेस की बात किए, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन is an aromatic compound having two ring structure। टू रिंग स्ट्रक्चर, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जिसका टू रिंग स्ट्रक्चर हो, वैसा जिसका टू रिंग स्ट्रक्चर हो, जैसे यहां नाइट्रोजन आ गया, टू रिंग स्ट्रक्चर हो, है ना। तो अगर दो रिंग स्ट्रक्चर का जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए ये हो 1 2 3, तो ये टू रिंग स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज प्यूरिन। प्यूरिन अब इसमें कह रहा है प्यूरिन, प्यूरिन, तो प्यूरिन की बात कर रहा है इसमें, कह रहा है क्या? टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन। तो प्यूरिन याद रखिए कौन कौन सा है? एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन, ये प्यूरिन हो गया। और पायरिमिडिन है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब ये नाम आपको याद रखना है, क्या? एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन, ये क्या है? प्यूरिन। और बाकी थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, ये है पायरिमिडिन। अब पायरिमिडिन क्या है? तो प्यूरिन क्या है? टू साइकिल स्ट्रक्चर है, हैविंग टू बेस रिंग है, टू रिंग स्ट्रक्चर है। तो टू रिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्यूरिन। और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? पायरिमिडिन। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पायरिमिडिन। हम लोग आगे इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब हम लोग समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कि अगर टू रिंग स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है तो वो हो गया प्यूरिन, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर का है तो वो पायरिमिडिन। तो वही कह रहा है इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है कि टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, जिसमें आता है एडिनिन और गुआनिन, और दूसरा पायरिमिडिन जिसमें आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। क्लियर? अच्छा, यहां से जो चीज आपको ध्यान रखना, पहला क्या कि आरएनए का राइबोस शुगर, डीएनए का डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये ध्यान रखना है कि राइबोस शुगर आरएनए में होगा जबकि डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होगा। नाइट्रोजन बेस एडिनिन और साइटोसिन, ये तो प्यूरिन हो गया, एडिनिन और साइटोसिन प्यूरिन हो गया, जबकि एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन हो गया, जबकि साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, पायरिमिडिन, ये दो तरह का नाइट्रोजनस बेस, दो तरह का पेंटोस शुगर राइबोस आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, दो तरह का नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अच्छा, अब इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो कहता है साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में दोनों कॉमन रहता है। थाइमिन डीएनए में रहता है, यूरेसिल आरएनए में रहता है, थाइमिन के जगह पर। अब देखिए डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, इसको समझते हैं कि वैसा पॉलीन्यूक्लिक एसिड जिसमें थाइमिन प्रेजेंट हो, अगर थाइमिन है तब तो वो है डीएनए, थाइमिन है तो वो हो गया डीएनए, जबकि यदि यूरेसिल है तो वो हो गया आरएनए।
इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। आरएनए में यूरेसिल होगा जबकि थाइमिन डीएनए में होगा। डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल, इसको पकड़ के रखिएगा। यहां से 3 पॉइंट आपको पकड़ के रखना है, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या पकड़ के रखना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 3 कंपोनेंट कौन कौन, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, पहला पकड़ के रखिए। दूसरा, आरएनए का नाइट्रोजन बेस राइबोस और डीएनए का नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस। तीसरा पकड़ के रखिए कि प्यूरिन, प्यूरिन में आता है एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन में आ गया साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। और लास्ट पकड़ के रखना है आपको कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होगा जबकि आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होगा। अगर यूरेसिल है, अगर उस चेन में, अगर उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा है, अब देखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि थाइमिन है या यूरेसिल है। थाइमिन है मींस डीएनए है, यूरेसिल है आरएनए। थाइमिन डीएनए यूरेसिल आरएनए, थाइमिन डीएनए यूरेसिल आरएनए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विथ कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। ये क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपने कमेंट करने हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या क्या है, प्यूरिन में क्या है, पायरिमिडिन में क्या है, ये आपको कमेंट करने हैं। इसमें इसके आंसर्स आपने कमेंट करने हैं। फिर देखते हैं कि आप कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। देखिए सारे क्वेश्चंस आप हमने AIPM किए, हम सिर्फ इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उसी कंटेंट को लेंगे, दो कंटेंट पर फोकस करेंगे। पहला कि वो NCERT का होगा, सो दैट जो 12 बोर्ड में एग्जाम दे रहा है बच्चा, जो 12 बोर्ड दे रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियली हो, उसका भी नॉलेज इन डेप्थ हो, और जो नीट में दे रहा है उसको पता हो कि हमें क्या पढ़ना है। अब मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इतना एडवांस्ड है, इतना बल्कि है कि इनको अगर कोई बच्चा कहे कि हम पूरा पढ़ लेंगे, नो, नॉट पॉसिबल। वो उसमें कंफ्यूज है, उसमें बहुत मगअप करने की है, बहुत समझने की बात है। तो इसमें उन चीजों को हम ला रहे हैं कि देखिए कि आपका कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस पॉइंट पर आपको फोकस करना है और किस पे नहीं फोकस करना है। दैट्स वाई हम इसमें PYQ क्वेश्चन के साथ ला रहे हैं, ताकि हमें साथ में समझ में आता चले कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और हम साइंटिफिक तैयारी कर सके। चलिए आगे 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 आगे। अब आ रहा है न्यूक्लियोसाइड की बात आ रही है। क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस लिंक टू OH 1 प्राइम कार्बन पर अगर OH है, किसमें, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, किससे, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड, राइट। वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले समझे ये जो टर्म दिया हुआ N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, a covalent having connecting aromatic cation carbon of carbohydrate to nitrogen atom। मतलब covalent bond between aromatic carbons of sugar and nitrogen molecule। देखिए ये जो हम देख रहे थे, अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हम पढ़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो कह रहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कह रहा है क्या, कार्बन मोलिक्यूल, कार्बन, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि आपको पेंटोस शुगर किससे जुड़ा हुआ है, पेंटोस शुगर किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है क्या, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसके बीच जो लिंकेज होता है, बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसमें क्या कह रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसके बीच, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच, पेंटोस शुगर और
नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर का क्या OH, 1 प्राइम पर OH के पेंटोस शुगर से अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू 5 कार्बन शुगर। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर है ना, पेंटोस शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। जैसे एडिनोसिन और डी ऑक्सी एडिनोसिन, यानी एडिनिन, अच्छा, या गुआनोसिन डी ऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन डी ऑक्सी साइटिडीन, यूरिडाइन और डी ऑक्सी थाइमिडाइन, ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लिक एसिड एडिनिन, न्यूक्लिक एसिड एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड हो गया एडिनोसाइन। न्यूक्लिक एसिड गुआनिन का गुआनोसाइन या डीऑक्सी गुआनोसाइन। न्यूक्लिक एसिड साइटोसिन का साइटिडाइन, यूरिसिल का यूरिडाइन। When phosphate group is linked to OH of 5 prime carbon of nucleoside through phosphoester linkage, corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon types of sugar is formed। अब इसमें दो है, न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, है ना? न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा? तो कह रहा है कि यदि 1 प्राइम OH किसके? पेंटोस शुगर के, पेंटोस शुगर के 1 प्राइम OH से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ हो तब तो बना देगा न्यूक्लियोसाइड। बट अगर 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 फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड हो 5 प्राइम कार्बन के, न्यूक्लियोसाइड के, किसके? न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो फास्फोएस्टर लिंकेज से तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब शुगर पर है, कौन सा बनेगा? पॉइंट क्लियर हो रहा? दैट इज नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड में देखिए, न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है ना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? पहले पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर किससे? नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। बट फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो गया। अब कह रहा है क्या कि न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब कौन सा बॉन्ड इसमें रहेगा ये भी ध्यान रखिएगा, फास्फोएस्टर लिंकेज है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के बारे में दो चीज, पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ रहेगा कौन सा? नाइट्रोजन बेस से पेंटोस शुगर है, किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड जुड़ा हुआ है 5 प्राइम पर अल्कोहलिक ग्रुप से, फास्फोएस्टर बॉन्ड लिंकेज से, वो हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर linked to 3 prime 5 prime phosphodiester linkage to form dinucleotide। ये डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ रहेगा। 3 प्राइम 5 प्राइम मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोएस्टर लिंकेज से अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है तो वो डाइन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसी तरह से काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया ट्राइन्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया टेट्रान्यूक्लियोटाइड, 5 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया पेंटान्यूक्लियोटाइड। तो सारा न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ेगा? फास्फोएस्टर लिंकेज से। तो फास्फोएस्टर लिंकेज से मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाएगा? मल्टी न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा।
फॉर्म्ड हैज 1 एंड पर तो फ्री फॉस्फेट होगा, 5 प्राइम पर 5 फॉस्फेट है, शुगर के 5 प्राइम पर 5 फॉस्फेट है, जिसको हम लोग 5 प्राइम इंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आगे बढ़ समझेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, क्या कहता है 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, अदर एंड ऑफ पॉलीमर है शुगर है 3 OH ऑफ 3 प्राइम। अब देखिए कह रहा है कि अगर 5 प्राइम पे फॉस्फेट है और 3 प्राइम पर OH है, 3 प्राइम पर OH है, 3 प्राइम पर OH है, आगे ना 1 2 3 4 5, तो कह रहा है क्या कि वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसके 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के है। अच्छा, द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये क्या कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या आ गया, वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसके 3 प्राइम पर OH है, यानी शुगर के 3 प्राइम पर OH है और 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, तो वो क्या कहेगा न्यूक्लियोटाइड। अगर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कह रहा है क्या कि यदि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप हो गए, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है इसको, तो वो बना देंगे इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बैकबोन चेन बनाएगा। द नाइट्रोजेनस बेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। चलिए आगे, अब आकर क्या कर रहा है, इन RNA every nucleotide residue has additional OH group present at 2 prime position of in the ribose। अब RNA में RNA के 2 प्राइम पर OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। RNA इन RNA यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। देखिए 5 मेथिल यूरेसिल के जगह पर अगर यूरेसिल अगर प्रेजेंट हो थाइमिन की जगह पर, थाइमिन क्या है 5 मेथिल यूरेसिल, अगर 5 मेथिल यूरेसिल के जगह पर अगर यूरेसिल है तब तो डीएनए, नहीं तो आरएनए। डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर ने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था 1869 में, और उन्हें न्यूक्लिन कहा था। फ्रेडरिक मेसर ने सबसे पहले डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस के रूप में, न्यूक्लियस के एसिडिक सब्सटेंस के रूप में पहचाना और उसे न्यूक्लिन कहा था। However, due to technical limitation in isolation, such a long polymer intact in elucidation of a structure of DNA remains elusive for a very long period of time। अब देखिए सबसे पहले फ्रेडरिक मेसर का नाम आता है, तो फ्रेडरिक मेसर ने इन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लिन कहा था डीएनए के, यानी न्यूक्लियस में पाया जाए एक एसिडिक सब्सटेंस को खोजा था। फ्रेडरिक मेसर ने कहा था कि न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है, इसको उन्होंने न्यूक्लिन कहा था। वही न्यूक्लिन बाद में हमें डीएनए के रूप में समझ में आया, लेकिन लॉन्ग टाइम तक, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, 1869 में इन्होंने न्यूक्लिन देखा। 1869 से 1953 यानी लगभग 90 ईयर तक इसमें कोई डिस्कवरी नहीं हुआ। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा टेक्निक का यूज कर उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ढूंढा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। अब देखिए न्यूक्लिन के रूप में डीएनए को पहचाना किसने सबसे पहले, फ्रेडरिक मेसर ने। किस रूप में इन्होंने पहचाना, एसिडिक सब्सटेंस के रूप में। कब पहचाना, 1869 में, और उन्होंने न्यूक्लिन कहा। अगले 90 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब आता है 1953, जब आते हैं वाटसन साहब और क्रिक साहब, ये यूज करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का। मॉरिस विल्किंस एंड रोजिलैंड फ्रैंकलिन, विल्किंस और फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिए, और उस डाटा का यूज कर वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल प्रपोज किया था। That is one of the hallmark of proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain।
और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया था कि भाई न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच बेस पेयरिंग होता है, यानी दो बेस एक साथ एसोसिएट होते हैं। अब इसमें कह रहा था आगे चलकर चारगाफ, इरविन चारगाफ क्या बोले, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया था उन्होंने, रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है। सबसे पहले क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन दिए, वाटसन एंड क्रिक ने। क्या यूज किए उसको, किनका यूज किए, तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज किए, विल्किंस और रोजलैंड के, विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज कर वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो पॉलीन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड चेन होता है इनके बीच बेस पेयरिंग होता है। आगे चलकर चारगाफ एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआ, इन्होंने पेयरिंग किया। इन्होंने कहा कि एडेनिन और थाइमिन का एक पेयर होता है और गुआनिन साइटोसिन एक पेयर होता है, और इन दोनों का सम इक्वल होता है, इन दोनों का रेशियो 1 होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको रिवाइज कीजिए, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फर्दर।